हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू होम एजुकेशन। जैसा कि बच्चों, ये पॉलिटिकल साइंस से मेरी चौथी वीडियो है। 3 वीडियो मैं पहले ही आपको प्रोवाइड करा चुकी हूँ, जिसमें मैंने मोस्टिंग, ऑब्जेक्ट और फर्स्ट यूनिट पढ़ा चुकी हूँ आपको। आज की जो वीडियो है मैं इसमें सेकंड यूनिट पढ़ाने वाली हूँ। और अगर आपने अभी तक पॉलिटिकल साइंस की मेरी तीनों वीडियो नहीं देखी हैं तो चैनल पर जाकर आप उनको देख लें। ये आज से सेकंड यूनिट स्टार्ट होने वाली है। तो आपकी जो सेकेंड यूनिट है तो उसमें आपको 2 राजनीतिक चिंतकों को पढ़ना है। जब मैंने याद हो आपको, जब मैंने मोस्टिंग आपको इसकी क्वेश्चनों की करवाई थी तो उसमें मैंने आपको एक क्रम बाई क्रम बताया था। पहले कौन था? शुक्रेत बताया था, फिर उसके बाद प्लेटो, फिर अरस्तु, फिर सिकंदर। तो मैंने जो क्रम बताया था वो एक दूसरे की गुरी चिल्ले थे। किसके? जैसे अरस्तु, प्लेटो के कौन थे? शुक्रेत थे। फिर बताया था अरस्तु के कौन थे? प्लेटो थे। फिर जो अरस्तु थे वो सिकंदर के थे। इस तरीके से मैंने आपको बताया था, तो आपको इसमें यूज़ करना पड़ेगा। जैसे मैंने वहाँ बता दिया था, मैं यहाँ भी बताती जाऊँगी। अब आपका जब इनका डिटेल पढ़ना है आपको, तब आपको ये पता चलेगा कौन क्या थे। क्लियर है? तो जैसे यहाँ पे है, इनकी आपको जीवन परिचय पढ़ना है। तो इसमें क्या है कि जो प्लेटो थे वो यूनानी दार्शनिक थे। तो ये देखो, यहाँ पे मैंने स्टार लगा रखा है। तो आप पहले ये समझ लो, जो ये मैं जीवन परिचय आप लोगों को लिखवाती हूँ, तो जब इनके क्वेश्चन आएंगे आपके एग्ज़ाम में तो आप ये पहले लिखेंगे ऊपर। जैसे राज्य की विशेषताएं आती हैं, प्लेटो की राज्य की विशेषताएं लिखिए, तो पहले आप 2-4 लाइन इनके बारे में लिख देंगे, फिर आप राज्य की हेडिंग डालेंगे तो अच्छा लगने लगता है क्वेश्चन। और आप इनके बारे में जानकारी होगी तो आप ऑब्जेक्ट भी अच्छे से लिखें, आपकी गलत नहीं होंगे, क्योंकि आप याद तो करेंगे लेकिन जब आप उनको डिटेल में पढ़ते हैं तो आपके ऑब्जेक्ट गलत नहीं होते। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है। तो इसलिए आपको ये क्या पढ़ना ज़रूरी है और याद भी रखना ज़रूरी है इसमें कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। जैसे इसमें आपको ये देखो मिल रहा है कि प्लेटो कौन थे? यूनानी दार्शनिक थे। तो आपके लिए एक देखो ऑब्जेक्ट तैयार हो गया। फिर है कि वह एक कुलीन परिवार से थे। कुलीन मतलब होता बड़े बड़े घराने से थे वो। फिर सुक्रेत से प्रभावित होकर ही राजनीतिक चिंतन की उन्होंने क्या की थी? व्याख्या। अब सुक्रेत कौन थे? देखो, इनके गुरु थे। किसके? प्लेटो के। मैंने बताया था आपको क्रम बाई क्रम, इसलिए मैंने तीर लगाती गई थी कि ये इनके गुरु, ये इनके शिष्य, ऐसे बताया था मैंने आपको। फिर क्या है, प्लेटो का जो नाम था उनके स्वास्थ्य को देखकर उनके शिक्षक ने दिया था इन्हें। क्या नाम दिया था इनको? प्लेटो नाम दिया था इनके शिक्षक ने, स्वास्थ्य को देखकर इनके। और इनकी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ से देखो विकल्प निकलता है आपका ऑब्जेक्ट, कि इनकी पुस्तक का नाम क्या था? रिपब्लिक था। इनकी जो इनकी प्लेटो की जो बुक है उस बुक का नाम है रिपब्लिक। क्लियर है? तो देखो 3 ऑब्जेक्ट मैंने आपको यहीं पे बता दिए। सेकेंड है यहाँ से कि रिपब्लिक पुस्तक में उन्होंने लोकतंत्र तथा अपने गुरु शुक्रात की मृत्यु दंड पर तीखा प्रहार किया है उन्होंने। उसमें जो अपने गुरु से जो प्रभावित हुए थे, क्योंकि इनके गुरु को जो शुक्रात थे उनको मृत्यु दंड दिया गया था। ओके। फिर है इसके बाद कि जिसके कारण उन्हें यूनान को छोड़कर जाना पड़ा। क्या होता था? जैसे उन्होंने अब छोड़कर क्यों जाना पड़ा था? देखो, यही लोग राजनीतिक चिंतन थे, राजा का उस टाइम पे शासन होता था। तो जैसे इन्होंने कुछ चिंतन किया राजनीति के बारे में, कुछ लिखा, तो राजा को अगर अच्छा नहीं लगा तो या तो मृत्यु दंड दे दिया जाता था, अगर वो रुके रहे तो मिलता था, अगर उससे पहले ही वो चले गए तो मतलब वो लोग चले जाते थे लिख के। तो इसी तरीके से जब वो उनके गुरु नहीं जा पाते तो उनको मृत्यु दंड मिला था। लेकिन जब इन्होंने, प्लेटो ने जब लिखा था तो इन्होंने सोचा कि अब हमने लिख तो दिया है, इसलिए मृत्युदंड तो मिलना निश्चित है, इसलिए वो छोड़कर चले गए थे, ये मतलब है। तो जब जो ये राजनीतिक चिंतन थे, इनको राजा के खिलाफ सीधी सीधी बात लिखते थे वो, तो इसलिए उन्हें छोड़ना पड़ता था कि कुछ भी अगर उन्हें सही लिखा और राजा को पसंद नहीं आया तो या तो मृत्युदंड देना उनका निश्चित रहता था, ये बात है। तो या तो रुके रहे तो मृत्युदंड मिल जाता था, और अगर छोड़कर चले गए तो कोई बात नहीं। तो इन्होंने क्या किया था? छोड़कर ही चले गए थे अपने वहाँ पे, कहाँ के यूनान के थे, तो वो यूनान को छोड़कर चले गए थे। फिर क्या किया? इसी क्रम में उन्होंने जो पाइथागोरस सिद्धांत है ज्ञान प्राप्त करने के लिए कहाँ चले गए थे? देखो, इटली। मैंने यहाँ पे स्टार भी लगाई, आपसे ऑब्जेक्ट निकलेगा कि जो पाइथागोरस सिद्धांत का ज्ञान प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे? इटली गए थे। या तो वो आपसे सिद्धांत पूछ लेगा या जगह पूछ लेगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं पैराग्राफ में आपकी। अब देखिए, आपका जो नेक्स्ट पैराग्राफ है उसमें था कि जब जो वापस लौट कर आए, कौन? प्लेटो वापस लौट कर आए तो उन्होंने अपने शिष्यों की मदद से एक अकादमी, मतलब होता है इंग्लिश में जिसे एकेडमी बोलते हैं, उन्होंने एकेडमी खोली। अब देखो यहाँ पे मैंने स्टार लगा के रखा है, क्या है कि यूरोप का जो प्रथम विश्वविद्यालय बना। ये आपसे पूछा जाएगा कि यूरोप का प्रथम विश्वविद्यालय किसने खोला था, तो आप बता देंगे प्लेटो ने। क्लियर हो गया?
फिर जिसमें क्या होता था, जिसमें गणित तथा ज्यामिति के अध्ययन पर जोर दिया गया। याद रहेगा आपको कि उन्होंने अपनी शिष्यों की मदद से एक एकेडमी खोली थी और उसमें क्या ज़्यादा पढ़ाया जाता था, गणित और ज्यामिति पर के अध्ययन पर उन्होंने ज़्यादा जोर दिया था। तो ये इनको आपको इसमें ऑब्जेक्ट भी थे, आप थोड़ा याद रखेंगे तो आप क्वेश्चन में लिखते भी जाएंगे। अब बताना है आपको क्या राज्य की देखो विशेषताएं। राज्य की विशेषता में पहला है देखो, सम्राट की स्वार्थ रहित सेवाएं करना चाहिए, निस्वार्थ, जैसे कि हमें वेतन के लिए कार्य नहीं करना चाहिए, हमें राजा की सेवा करनी चाहिए निस्वार्थ भाव से, वही आपको लिखना है। क्लियर। सेकंड वो बोल रहा है, ओके देखो मैं आपको हेडिंगें बताती जा रही हूँ, थोड़ा थोड़ा डिटेल बताती जा रही हूँ, आपको जितना याद रहे। वैसे तो आप देखो, जैसे सम्राट आप राजनेता बन जाएं तो आप कैसे बनेंगे कि कहीं भ्रष्टाचार ना हो, मतलब आप सभी को सुविधाएं दें अपनी जनता को, इस तरीके से आपको इसमें लिखना है कि आप अपने विचार कैसे लिख सकते, व्यक्त करना है, वही आपको इसमें लिखना है। अब जैसे कि सेकंड वाला इसमें कह रहा है कि सम्राट का कलात्मक रूप, सम्राट में कई कलाएं होनी चाहिए, चित्रकला, धनुषधारी, मतलब हर एक चीज़ से निपुण होना चाहिए। ऐसे नहीं कि राजा है तो एक दो चीज़ होने, मतलब उसमें सब चीज़ की कलाएं होनी चाहिए। कलात्मक रूप, कलात्मक किसे कहते हैं हम लोग, जैसे कलात्मक कलाओं, जैसे कि कला होती है कि चित्रकला, और शिक्षा में भी उसे निपुण होना चाहिए, हर चीज़ उसे मतलब आनी चाहिए जैसे राजा को आनी चाहिए। क्लियर। फिर क्या है आपका, फिर कह रहा है वो दार्शनिक सम्राट का जो सिद्धांत है कि आपको इसमें दार्शनिक सम्राट थोड़ा लिखना पड़ेगा। देखो जो दार्शनिक सम्राट का मतलब ये है कि राजा को किताबी कीड़ा नहीं होना चाहिए, सीधी बात, वो किताब पढ़ के ज्ञान नहीं, उसे एक्चुअली में ज्ञान होना चाहिए, ये कहने का मतलब। जैसे आजकल के टीचर हैं किताबी कीड़े कहते नहीं, किताब जो भी लिखा है किताब में वही, अपना नॉलेज कम देते, ये चीज़ है। तो राजा को कैसा होना चाहिए, किताबी कीड़ा नहीं होना चाहिए, उसे एक्चुअली में ज्ञान होना चाहिए, ये उन्होंने सिद्धांत में कहा था। आपने किसने कहा था, प्लेटो ने। फिर है आपका साम्यवादी विचारधारा को मान्यता, एक इसकी भी जो ये साम्यवादी विचारधारा है, एक इसमें भी उन्होंने जैसे कि लिखा था, इसमें आप ऐसे नहीं लिख सकते, इसका हम बता रहे हैं आपको क्या लिखना है इसमें। 1 मिनट। ओके, तो आपको इसमें ये बताना है कि प्लेटो के अनुसार अगर आपको एक आदर्श राज्य चाहिए तो ना ही राजा के पास ना ही सैनिक के पास क्या होना चाहिए, अपना एक परिवार होना चाहिए, ना घर होना चाहिए, ना निजी संपत्ति होना चाहिए, ताकि या अगर इनके पास, दोनों के पास, राजा और सैनिक के पास, दोनों के पास घर परिवार धन संपत्ति होगी तो ये अपने में उलझे रहेंगे, तो ये सैनिक की मतलब देश की क्या सेवा करेंगे। ये विचार थे प्लेटो के। क्लियर है। अब ये इनके अनुसार थे, सबके अलग अलग विचार होते हैं। ओके चलिए, तो हम किसका पढ़ रहे थे, प्लूटो का पढ़ रहे थे, तो हमें सिर्फ प्लूटो से मतलब कि उनके क्या क्या विचार थे, हमें उनके अनुसार चलना है। अब देखो जैसे इनने क्या कहा है, स्त्री व पुरुष को समान अधिकार, इन्होंने समानता का अधिकार दिया है। जैसे अपने यहाँ क्या था कि स्त्री को पुरुष से मतलब जो पुरुष थे स्त्री से श्रेष्ठ समझा जाता था। जैसे अपने यहाँ कभी किसी ने सोचा था कि स्त्री जो अपने यहाँ की बच्चियाँ हैं वो पढ़ने हम लोग के साथ स्कूल जाएंगी, घूंघट में उनका कभी घूंघट उठेगा, कभी सोचा था, ऐसा नहीं। तो इन्होंने अपने पहले ही दे दी थी कि जो स्त्री व पुरुष है उनको समान अधिकार मिलना चाहिए, अपने जैसे नहीं कि अपने यहाँ स्त्री जो पुरुष थे उनको स्त्रियों से श्रेष्ठ समझा जाता था। लेकिन ये किनके अनुसार बात कही गई थी, प्लेटो के अनुसार। तो हमने याद रखने के लिए याद दिलवाया कि ये हेडिंग तो सब में है राज्य की उत्पत्ति के लिए, किसकी, लेकिन किसके अनुसार कैसी थी। क्लियर है। चलिए अब आपको यहाँ पे बताना न्यायप्रियता, मापदंड, कल्याणकारी, आदर्श शिक्षा, ये मैंने आपको बताई थी, कॉमन हेडिंग है कि न्यायप्रियता होना चाहिए राजा को, मापदंड निर्धारित होने चाहिए, उसको कल्याणकारी कार्य करने चाहिए, आदर्श शिक्षा पद्धति अपनाना चाहिए, मतलब उसको अच्छी शिक्षा देना चाहिए, अच्छे स्कूल बनवाने चाहिए, अच्छे टीचर बाहर से बुलवाने चाहिए, मतलब इस तरीके की उसे व्यवस्था करनी चाहिए। कल्याणकारी कार्य जैसे कुएं बनवाना, नहरें, सड़कें, बांध, इस चीज़ की। ठीक है। अगर न्यायप्रियता है तो जैसे सभी को न्याय दे, अगर कोई गलती कर रहा है, कोई गुनाह कर रहा है, कुछ भी कर रहा है तो उसके हिसाब से दंड मिलना चाहिए, इस चीज़ की व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये राज्य की क्या होती हैं, विशेषताएं होती हैं। तो जो कॉमन थी तो वो तो मैंने आपको पहले बताई थी, और भी काफ़ी बताई थी। तो जितनी आपको अगर ये थी इसकी मेन पॉइंट, किनकी, प्लेटो की, राज्य की उत्पत्ति के लिए। अगर फिर आपको ना याद रहे तो आप इनको कॉमन को लगाइए, वरना इनकी जो डिटेल है वो मैंने आपको बताती जो स्पष्ट उनकी है, क्योंकि सबकी कुछ ना कुछ खास विशेषताएं होती हैं। तो आप पहले तो उनको पढ़िए, अगर नहीं याद रहती तो फिर कॉमन तो अपने पास है ही है। क्लियर हो गया। तो राज्य की विशेषताएं हो गई, आपका प्लेटो
क्लियर हो गया। अब कौन से थे आपके दूसरे सेकंड वाले? अरस्तु। अब चलते हैं अरस्तु की ओर। ये देखो, तो ये है आपके अरस्तु। देखो अरस्तु की क्या है, कई सारे क्वेश्चन आपके सीरीज वगैरह मिलेंगे, क्वेश्चन वगैरह होते जैसे अब देखो ये क्या थे, इन्होंने राजनीतिक चिंतन थे तो उसी के बारे में क्वेश्चन होंगे। अब इन्होंने हवाई जहाज की तो खोज की नहीं थी कि वो उसके क्वेश्चन आ जाएंगे, तो लगभग सेम ये थोड़ा बहुत कहीं कुछ लिख देते हैं, थोड़ा बहुत वर्णन करें या समझाइए राजनीतिक चिंतन, तो आपको सिर्फ अरस्तु देखना है, बाकी लिखना आपको यही आंसर है। और अगर आपको अलग अलग करना है तो देखो आपके पास भी गूगल है, सीरीज वगैरह है, आप कर सकते हैं। वरना जो मैंने सीधा सीधा था कि आप अरस्तु के बारे में ज़्यादातर राजनीतिक चिंतन थे, उनकी आलोचना पूछी जाती वगैरह, तो मैंने आपको वो क्वेश्चन बता रही हूँ मैं। फिर तो आपके पास भी टाइम है, आप कुछ भी कर सकते हैं। क्लियर? अब आपको इसके बारे में देखो, मैं इसके बारे में भी ऑब्जेक्ट के लिए बताती हूँ कि कौन कौन से आपको देखने हैं इसमें। और थोड़ा इसके जब इसके आपके जैसे आ जाए कि आलोचनाएं लिखी, तो आलोचना के ऊपर आपको सबसे पहले उत्तर में ये थोड़ा बहुत इसकी जानकारी लिखेंगे, फिर आप हेडिंग डाल देना आलोचना, तो इससे क्या आपका क्वेश्चन बड़ा भी होगा और थोड़ा अच्छा भी लगेगा देखने में। तो आपको इसमें क्या बताना है कि जो अरस्तु थे यूनानी दार्शनिक थे, ये भी यूनान के थे, पश्चिमी देश के देशों के। तो फिर आपको एक ऑब्जेक्ट यहाँ से निकलता है यूनान, फिर है बे प्लेटो के शिष्य तथा सिकंदर के गुरु थे। क्लियर है? 1 मिनट, हम आपको एक देखो, ये जो यहाँ पे शिष्य और गुरु की बात है, तो मैंने जो आपको 4 बताए थे, पहला सुक्रेतो, फिर प्लेटो, अरस्तु, सिकंदर। अगर किसी का भी गुरु चेले का वर्णन पूछा जाएगा तो इन्हीं चारों का पूछा जाएगा। अगर वो पूछ दे कि अरस्तु के गुरु कौन थे, तो आपको प्लेटो याद रखना है। सिकंदर के कौन थे? अरस्तु थे। और प्लेटो के कौन थे? सिकंदर। अब यदि उनके शिष्य पूछ लिए जाएं कि सुकरात के शिष्य कौन थे, तो बताना पड़ेगा प्लेटो। प्लेटो के कौन थे? अरस्तु। अरस्तु के कौन थे? सिकंदर। ये मैंने जब आपको मोस्टिंग बताई थी तब मैंने आपको ऊपर लाइन सबसे पहले यही लिखी थी, क्योंकि इससे अगर ऑब्जेक्ट गुरु शिष्य से कोई भी रिलेटिव आता है तो इन्हीं चारों का पूछा जाता है, इसलिए मैंने पहले ही लिख दिया था। फिर तो मैं आपको बताती भी जा रही हूँ साथ साथ में। क्लियर? फिर ये नेक्स्ट लाइन क्या कह रहा है यहाँ से कि यह पश्चिमी दार्शनिक में से सबसे महान थे, अरस्तु। क्लियर है? फिर देखो यहाँ से हेडिंग निकलती है इनकी, एक ऑब्जेक्ट है कि इनकी पुस्तक प्रसिद्ध पुस्तक जो है पॉलिटिक्स है, तथा एक इनकी और भी पुस्तक है जंतु विज्ञान, जिसमें इन्होंने 500 प्रकार के जंतुओं के बारे में बताया है। ये आ सकता है ऑब्जेक्ट में कि इनकी प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी थी? पॉलिटिक्स थी, जंतु विज्ञान भी थी, और कितने प्रकार के जंतु का वर्णन बताया गया इसमें? 500 प्रकार का। तो पूछ सकता है वो, इसलिए आपको डिटेल थोड़ा देखना है, अच्छे तरीके से याद भी करना है। फिर देखो आगे क्या है इसमें, देखो इनकी उपलब्धियां और क्या क्या है। इन्होंने तर्कशास्त्र, राजनीति शास्त्र, नीति शास्त्र, जीव विज्ञान सहित कई विषयों पर रचना की है। देखो अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है, ये तो आप जीव विज्ञान में थोड़ी बहुत जानते ही होंगे। तो इनका जो है, इन्होंने जीव विज्ञान के अलावा भी कई चीज़ों में इन्होंने, जैसे तर्क साथ हम अभी आपको बताया कि ऑब्जेक्ट में आता है, तो ये चीज़ भी इन्होंने खोज की थी। मतलब इनके भी काफ़ी क्षेत्र हैं इनका। ओके, तो क्या इन्होंने अरस्तु ने इन कई जैसे कि तर्कशास्त्र, राजनीति शास्त्र में भी इन्होंने कई क्षेत्रों में इन्होंने चिंतन किया है। क्लियर? फिर आपको बताना है क्या है कि इन्होंने विषयों की रचना की थी। फिर ये उस समय के क्या थे? सबसे बुद्धिमान व्यक्ति माने जाते थे। इनकी प्रारंभिक प्रशंसा कौन करता था? इनके गुरु ही करते थे। किनकी? अरस्तु की, क्योंकि हम लोग अरस्तु को पढ़ रहे हैं। तो ये आपको बताना है, यहाँ से ऑब्जेक्ट जितने निकल रहे थे मैंने आपको बता दिए हैं। चलिए अब आपको इनकी पढ़ना है आलोचनाएं। तो अरस्तु की जो पहली आलोचना थी किसकी? नागरिकता की। इन्होंने नागरिकता पे कई परिभाषाएं दी थी, हम आपको पहले ही बताए दे रहे हैं। तो इन्होंने किस पर दी थी? नागरिकता की आलोचना। तो पहली जो आपको हेडिंग है वो है आधुनिक प्रजातंत्र पर लागू नहीं है। तो इसमें आपको डिटेल थोड़ा लिखे दे रहे हैं क्योंकि इसका कठिन था, इसलिए हम लिख के ही आपको बताए दे रहे हैं। इसमें था कि अरस्तु द्वारा दी गई जो परिभाषा थी, मैंने आपको समझाया था कि उन्होंने नागरिकता पर कई परिभाषा दी थी, तो जो आधुनिक प्रजातंत्र पर सही नहीं बैठ रही थी। आधुनिक युग लोकतंत्र का युग है। आधुनिक प्रजातंत्र में सभी नागरिक ना तो विधि में निर्माण में भाग ले सकते हैं, ना ही न्याय प्रशासन में ले सकते हैं। ये इन्होंने ऐसी बात कही थी। क्लियर हो गई? चलिए, ये आपको थोड़ा डिटेल याद रखना पड़ेगा। फिर है आपकी सैद्धांतिक अंतर्वेशन। इसमें क्या थी? इन्होंने बताया था कि सीमित नागरिकता को इन्होंने बढ़ावा दिया था। कह रहे थे कि सार्वजनिक हित की वृद्धि को रोका जाए, नागरिकों के लिए कल्याण किया जाए।
इनका ये मतलब था कि 1 मिनट रुको, हम बता रहे हैं इसको डिटेल में आपको। ओके, फिर क्या था कि जो सीमित नागरिकता को उन्होंने बढ़ावा दिया था, जैसे उन्होंने कहा कि सार्वजनिक हित है, तो हम इसको एग्जाम्पल दे रहे हैं। जैसे आज के कहें कि जो हॉस्पिटल है वो ना बनवा के डॉक्टरों को आदेश दिया जाए कि आप घर घर जाके इलाज करो। तो ऐसे में क्या होता है, जैसे किसी बड़े अमीर इंसान का या बड़े पद वाले इंसान का फ़ोन पहुंच जाए डॉक्टर के पास, तो वो क्या गरीब के पास जाएगा? नहीं जाएगा। तब तक क्या होगा, गरीब की हो जाएगी मौत, जिसने पहले फ़ोन किया। लेकिन जो बड़े आदमी हैं, उच्च पद वाले हैं, उनके पास पहुंच जाएंगे। तो इससे क्या होगा, देखो नुकसान। तो इससे भी आलोचना हुई थी। वैसे कह वो सही रहे थे कि ये सार्वजनिक हित में जो अस्पताल हैं वगैरह चीज़ें बनवाने से अच्छा है कि आप सभी डॉक्टरों को या जो शिक्षा कर्म मतलब कल्याण कर रहे हैं वो आप घर घर सेवा दो। तो ऐसा पॉसिबल नहीं था, लेकिन तो इसी वजह से इस चीज़ की आलोचना हुई थी। ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं और कौन कौन सी। अब देखो यहाँ पर, आप यहाँ पे है आपका तीसरा है कठोर सिद्धांत। कठोर सिद्धांत का मतलब जो उनके सिद्धांत थे वो कठोर, जैसे किसी से गलती हो जाए तो माफ़ ना करना, तो ये चीज़ गलत थी, तो इसमें भी आलोचना हुई थी। आप कठोर सिद्धांत के बारे में लिख सकते खुद भी। फिर है सुसंकुचित परिभाषा। संकुचित परिभाषा का मतलब ये था कि जो नागरिकता की उन्होंने परिभाषा दी थी, मैंने आपको पहले, वो पूरी नहीं दी थी, तो उसे हम क्या कहेंगे, संकुचित परिभाषा। आपको ये याद रखना है। फिर है आपकी एक 5वां पॉइंट है कि गरीबों को राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखना। इनका कहने का मतलब था कि जो गरीब लोग हैं वो राजनीतिक के दलदल में ना पड़े, मतलब राजनीति इससे दूर ही रहें। जैसे कहने का मतलब अपने जैसे पीएम मोदी को ही ले लो अपने, तो वो भी तो एक सामान्य परिवार से थे, कोई बड़े आदमी तो थे ही नहीं, वो कैसे आज उच्च पद पर बैठे हैं। तो इसी वजह से कि ये कह रहे थे कि जो गरीब हैं वो राजनीति से दूर रहें। क्लियर? तो ये भी एक आलोचना थी इनकी, इसलिए मैंने एग्जाम्पल भी आपको दे दिया है। फिर है आपका नेक्स्ट है कि धन व सत्ता का प्रयोग। तो उन्होंने बताया था कि जो अरस्तु के अनुसार था, क्योंकि ये अरस्तु के बाद में अपन लोग आलोचना पढ़ रहे हैं, तो उनके अनुसार था कि जो धन व सत्ता जिसके पास है वही अच्छा नागरिक है। इसी कारण गरीबों को क्या हुआ था, नागरिकता के आधार से वंचित रखा गया था। इसी वजह से इसकी क्या हुई थी, आलोचना हुई थी। चलिए फिर है आपका अस्पष्ट विवरण। तो इसमें इसके बारे में आपको क्या लिखना है वो देख लो आप। किसी व्यक्ति को किसी देश या किसी राज्य की नागरिकता लेने के लिए इन्होंने ये नहीं बताया था कि उसके पास क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, तो ये अस्पष्ट विवरण कहलाता है। मतलब उन्होंने जानकारी नहीं रखी थी कि हमें यहाँ रहना तो इसके लिए क्या क्या चाहिए, क्या क्या जानकारी चाहिए, ये मतलब था उनका। तो ये तो हो गई नागरिकता की आलोचना है। फिर ये क्वेश्चन था पूरा आपका कि नागरिकता और दासता संबंधी की हमें आलोचनाएं बताई। तो मैंने अभी क्या बताई आपको, नागरिकता की। अब आप देख लो दासता की आलोचना। तो दासता संबंधी पहला था इसमें कि जो मानव जाति को इन्होंने क्या किया था, 2 श्रेणियों में विभाजित किया था त्रुटिपूर्ण। ये गलत था, किसी अपन लोग मानव जाति को कैसे विभाजित कर सकते हैं, तो इसीलिए इसकी क्या हुई थी, आलोचना। सेकंड था इसका मानव में प्राकृतिक समानता। अरस्तु ने कहा था कि दास प्रथा बनी रहनी चाहिए। क्यों, ये तो गलत है ना, आपको भी पता है कि दास प्रथा नहीं रहनी चाहिए, तो इसी वजह से इसकी क्या हुई थी, आलोचना। थर्ड है आपका कि विवेक के आधार पर विभाजन में कठिनाई। विवेक का मतलब ये होता है, जैसे सीधी भाषा में हम लोग बोले, सीधी भाषा में आप ये समझ लो, इसमें ये कह रहे थे कि जिसके पास बुद्धि है, क्षमता है, तो वही है, तो इसमें करने से कठिनाई हो रही थी, तो इसी वजह से इनकी आलोचना हुई थी। तो किसी इंसान को हम बांट थोड़ी सकते हैं, ये क्या, अब जरूरी नहीं कि सभी के पास दिमाग हो, सभी के पास शारीरिक बल हो, इस वजह से ये बात भी इनकी गलत हुई थी। सेकंड है, फोर्थ है आपका कि यूनानियों के प्रति इन्हें रूढ़िवाद, मतलब यूनानी इनका जो डिटेल में आप लिखोगे वो लिखोगे आप कि यूनान के नागरिकों के प्रति इनका गुस्सा था। कैसे, जैसे युद्ध हो रहा है, ठीक है, तो युद्ध में कोई बच गया तो उसको दास बना लेना, या कोई कहीं से लौटा है तो मतलब इनकी ये तो कि यूनान के व्यक्ति मिले तो इन्हें दास बनाना है, मतलब इससे गुस्सा व्यतीत करना है, वो चाहे जिस प्रकार से करें, आप लिख सकते हो उसको। फिर मैंने आपको लिखा है आपके लिए कि शारीरिक श्रम की उपेक्षा। तो इसमें इन्होंने ये बताया था कि जिसके पास मानसिक तथा बौद्धिक श्रम है वो, ये शारीरिक क्षमता को इन्होंने इसमें वो जगह नहीं दी थी, तो इससे इसकी वजह से भी आलोचना हुई थी। जरूरी थोड़ी, मैंने वही समझाया आपको कि सर जरूरी नहीं कि सबके पास मानसिक बुद्धि हो, किसी के पास शारीरिक बल भी तो हो सकता है, तो इन्होंने कहा था नहीं, सब मानसिक बुद्धि होनी चाहिए पहले तो। क्लियर है? फिर उन्होंने बताया कि व्यक्ति स्वभाव से दास नहीं होता। मतलब ये है कि कोई ये नहीं कह सकते कि ये स्वभाव से अपन लोग जज कर लें ये दास है या नहीं है, तो ये बात भी गलत है। फिर क्या था कि दासता के निर्णय लेने में कठिनाई। इसका ये मतलब है कि
दास था कि ये दास बन सकता है ये नहीं, आप कैसे जज कर सकते हो? ये तो उसके ऊपर डिपेंड है कि वो बनना चाहता है या नहीं। तो इसमें भी ये देखो आलोचना हुई। फिर है कि दास का भी व्यक्तित्व होता है, मतलब दास इंसान तो है ही है, तो उसका भी व्यक्तित्व रूप है। तो इन्होंने ये इसलिए ये भी आलोचना हुई थी इसमें। फिर क्या हुआ था, दासों को स्वतंत्र करने का जो विचार था वो अव्यवहारिक था। मतलब इनका कहने का था कि जो दास हैं उनको स्वतंत्र ना किया जाए, और जो कोई कर देता तो उसको कहते थे ये गलत है, अव्यवहारिक। तो इसकी भी ये निंदा हुई थी, मतलब आलोचना हुई थी। लास्ट है आपका आधुनिक लोकतंत्र का जो विरोधी इनकी हेडिंग थी, वो उसमें लिखना है कि अरस्तु ने दासों के लिए जो थी लोकतंत्र में कोई जगह नहीं दी थी। मतलब जो दास थे उसमें उन्होंने लोकतंत्र में इनकी जगह ही नहीं दी थी, तो इस वजह से भी आलोचना हुई थी। तो ये आपकी किस चीज़ की आलोचनाएं हो गई, दासता संबंधी की। और पहले मैंने आपको क्या बताई थी, नागरिकता की। तो ये अलग अलग भी आ सकता है और एक साथ भी आ सकता है। क्लियर? तो आपकी जो सेकंड यूनिट थी वो मैंने आपकी करवा दी कंप्लीट, ये देख लीजिए। क्लियर है? आपको इसमें जो भी दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, तो मैं आपको समझ और क्लियर करवा दूंगी। वैसे मैंने आपको क्लियर तो करवा दिया, कोई दिक्कत नहीं होगी। और जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आएंगी तो उसमें मैं यूनिट 3, 4, 5 और आपकी करवा दूंगी। ओके, तो आप पहले एक चीज़ समझ लो। आप ये मत समझना कि मैम ने सिर्फ 2 ही क्वेश्चन दिए हैं, पर हमारी सीरीज बुक वगैरह में 7, 8, 8, 10, 12 क्वेश्चन है, तो 2 में कैसे होगा। तो बेटा मैंने सिर्फ क्या किया है, मैंने सिर्फ सार निकालने की कोशिश की कि आपके आंसरों की जो मेन बात है उसमें क्या कह रहा है। तो आपको मैंने पहले भी बताया था कि सिर्फ आपको नाम पे कंसंट्रेट करना है कि आखिर क्वेश्चन आ किसके ऊपर रहा है, प्लेटो के ऊपर आ रहा है कि अरस्तु के ऊपर आ रहा है। सिर्फ 2 चीज़ों में फोकस करिए। क्लियर? आपको प्लेटो के बारे में पूछा जाए तो जितना मैंने प्लेटो के बारे में आपको बताया है आप लिख देंगे, आपके नंबर कोई काटने वाला नहीं है। क्लियर? फिर अरस्तु का आ जाए, कुछ भी आ जाए, आपको सिर्फ नाम पे फोकस रखना है, क्योंकि ये राजनीतिक चिंतक थे और कोई इसमें क्वेश्चन बन नहीं रहा था, इसलिए मैंने एक क्वेश्चन से ही आपका काम करवा दिया कि एक प्लेटो का करवा दिया। और जितने इसमें मैंने पहले ही आपको बताया था कि जितने राजनीतिक चिंतक होंगे मैं सभी का डिटेल करवाऊंगी। क्लियर? और कॉलेज लाइफ है, आप डिट्टो याद कर नहीं सकते, थोड़ा बहुत आप बना के बनावटी चलता है आप लोगों का। बस आप ये रखें कि आपका दीर्घ में आता है तो आप डिट्टो लिखेंगे, और यदि आपका लघु में आता है तो आप थोड़ा छोटा कर देंगे। क्लियर? आपके नंबर कोई नहीं काटने वाला। फिर आपको अगर एक एक याद करने हैं तो आपके पास सीरीज है, गूगल है, आप कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चनों से रिलेटिव दिक्कत आए तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कर दीजिए मुझे कमेंट, तो मैं और कोशिश करूँगी कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।